यह वीडियो 2021 में काबुल हवाई अड्डे पर हुए आत्मघाती बम धमाके का एक दृश्य दिखाता है जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। यह एक दुखद दिन था और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे हमारे देश के इतिहास का सबसे शर्मनाक पल बताया था। परंतु इस त्रासदी के पीछे एक और गहरा रहस्य भी है जो वर्षों से धीरे धीरे उजागर हो रहा है। रूस 2015 से अफगानिस्तान में तालिबान को गुप्त रूप से अमेरिकी सैनिकों की हत्या के लिए धन उपलब्ध करा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अमेरिकी और सहयोगी सैनिकों पर हमलों के लिए लगभग $30 मिलियन खर्च किए हैं। परंतु ये मनमानी हिंसा नहीं थी। यह रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी GRU द्वारा सावधानीपूर्वक योजित कार्रवाई थी जिस पर हम जल्द चर्चा करेंगे। इन कार्रवाइयों ने अफगानिस्तान को अमेरिका और रूस के बीच युद्ध का मैदान बना दिया। Der Spiegel और द इनसाइडर की खोजी रिपोर्ट के बाद उस रहस्यमयी योजना के कामकाज के बारे में हमें पहले से कहीं ज्यादा जानकारी मिली है। रूसी खुफिया एजेंसी ने सिर्फ पैसे ही नहीं दिए थे, उन्होंने अफगानिस्तान में पूरा नेटवर्क स्थापित किया था। उन्होंने पैसे भेजने, लड़ाकों को भर्ती करने और हमलों का भुगतान करने के लिए स्थानीय संपर्कों का उपयोग किया। और इनाम बहुत बड़ा था। तालिबान से जुड़े आतंकवादियों को हर अमेरिकी या गठबंधन सैनिक की मौत पर $2 लाख मिलते थे। यह एक चौंकाने वाली रकम है जो गुप्त रूप से हिंसा के लिए भुगतान और एक छिपी हुई जंग को जारी रखने में खर्च की गई। रूस ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों के एक गुप्त नेटवर्क का उपयोग किया। इससे रूस और पश्चिम के बीच बढ़ते तनाव की स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि इसमें कौन शामिल था और वे कैसे काम कर रहे थे। पर सबसे पहले इस गुप्त युद्ध की शुरुआत समझने के लिए हमें उसकी जड़ तक जाना होगा। अफगानिस्तान में अमेरिका और रूस के बीच लंबा और जटिल इतिहास। एक लड़ाई जो 2001 में शुरू हुई थी। 11 सितंबर के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया था। आपको शायद नहीं पता कि रूस ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी थी। रूस और अफगानिस्तान का लंबा इतिहास है जो द ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता था और 1800 के दशक तक जाता है। उस समय रूस और ब्रिटेन मध्य एशिया पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे। 1878 में रूस ने भारत तक व्यापार मार्ग स्थापित करने हेतु अपने पहले राजनयिकों को काबुल भेजा। ब्रिटेन अफगानिस्तान को बफर जोन बनाना चाहता था ताकि रूस से दूरी बनाए रख सके। 1907 में दोनों देशों ने एक समझौता किया जिसे एंग्लो रूसी एंटेंट कहा गया, जिसमें दोनों देशों ने सहमति जताई कि ब्रिटेन को अफगानिस्तान पर प्रभाव मिलेगा जबकि रूस मध्य एशिया और उत्तरी ईरान के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया ताकि अपने कम्युनिस्ट सहयोगियों को सत्ता में लाने में मदद कर सके। शुरू में उन्हें सब कुछ आसान लगा। उन्होंने बड़े शहरों पर कब्जा किया और एक दोस्ताना सरकार बनाई। अफगान मुजाहिदीन लड़ाकों ने सोवियत सेना का कड़ा मुकाबला किया। विद्रोहियों को अमेरिका समेत अन्य देशों से हथियार और समर्थन मिला जो सोवियत संघ को शीत युद्ध में हराने की कोशिश कर रहे थे। यह युद्ध लगभग 10 साल तक चला और सोवियत संघ ने इसे एक आपदा माना। 1999 में वे अंततः चले गए। उन्होंने 15,000 सैनिक और लगभग 20 लाख अफगान खो दिए। सोवियत संघ के विघटन के बाद यह युद्ध रूस के लिए एक कड़वी असफलता बन गया। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, रूस ने ध्यान से देखा। शुरुआत में उनकी कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने काबुल में अपना दूतावास भी फिर से खोल लिया। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए और रूस अमेरिका संबंध खराब होते गए, रूस का नजरिया बदल गया। उन्होंने एक मौका देखा, सिर्फ अपने हितों की रक्षा करने का नहीं बल्कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का भी। 2008 तक रूस ने ज्यादा दखल देना शुरू कर दिया। उन्होंने अफगानिस्तान को अरबों का कर्ज माफ किया, व्यापार और सहायता बढ़ाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में मदद की। लेकिन उन्होंने अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा करने का अवसर भी देखा। रूस मध्य एशिया में अपनी ताकत वापस पाना चाहता था जिसे वह अपना पिछवाड़ा मानता है। तालिबान को आधिकारिक रूप से एक आतंकवादी समूह कहने के बावजूद रूस ने उनके साथ गुप्त बातचीत शुरू कर दी। व्लादिमीर पुतिन ने 2015 तक स्वीकार किया कि वे तालिबान नेताओं के संपर्क में थे। उन्होंने शांति का दावा किया, लेकिन सच इससे काफी अलग था। रूस ने कहा कि वे ISIS के और अन्य आतंकी समूहों के खतरों को लेकर चिंतित थे, लेकिन वास्तव में वे अमेरिका को अपमानित और कमजोर दिखाना चाहते थे। प्रतिस्पर्धा, डर और महत्वाकांक्षा के इस मिश्रण ने
रूस को उसकी अब तक की सबसे घातक चाल चलने के लिए प्रेरित किया, एक गुप्त इनाम कार्यक्रम जिसने अमेरिका के साथ उसके संघर्ष को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। और इसी तरह परछाइयों में रूस ने एक क्रूर रणनीति बनाई। वे उन्हीं आतंकवादियों को फंड देंगे जिनसे अमेरिका लड़ रहा था, जिससे अफगानिस्तान एक ऐसा शतरंज का मैदान बन गया जहां अमेरिकी सैनिक निशाना थे। चलिए विस्तार से समझते हैं कि यह ऑपरेशन कैसे काम करता था। कहानी रूस की जासूसी एजेंसी GRU से शुरू होती है। बहुतों ने KGB के बारे में सुना है, जो शीत युद्ध में जासूसी और राजनीति नियंत्रित करती थी, पर GRU हमेशा परछाइयों में रहा। यह उतना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद भी बचा रहा और दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसी नेटवर्क्स में से एक बन गया। KGB 1991 के बाद अलग अलग एजेंसियों में बंट गया, लेकिन GRU एकजुट रहा। इसने दुनिया भर में गुप्त मिशन चलाए, गुप्त एजेंट भेजे और विशेष बलों को नियंत्रित किया। GRU साइबर हमलों, हत्याओं और गुप्त अभियानों में यूक्रेन से लेकर सीरिया तक शामिल रहा। 20वीं सदी के मध्य तक रूस अमेरिका को बिना युद्ध के नुकसान पहुंचाने के तरीके ढूंढ रहा था, जैसा कि अफगानिस्तान में देखा गया। अफगानिस्तान एक आदर्श युद्धभूमि बन गया। रूस ने खुली लड़ाई के बजाय एक गहरा रास्ता चुना। उन लड़ाकों को पैसे देना शुरू किया जिनसे अमेरिका दशकों से लड़ रहा था। यह गुप्त इनाम कार्यक्रम अमेरिका को संघर्ष में डालने, उसकी सेना कमजोर करने और अपमानजनक वापसी के लिए मजबूर करने हेतु बनाया गया था। 2020 में अफगान खुफिया एजेंसी ने पकड़े गए तालिबान लड़ाकों के चौंकाने वाले खुलासे से इस साजिश का पर्दाफाश किया। अमेरिकी सैनिकों को मारने के लिए रूस से उन्हें पैसे मिल रहे थे। इस ऑपरेशन का केंद्र बिंदु रहमतुल्लाह अजीजी नामक व्यक्ति था। कागजों पर वह कुंदुज का एक रत्न व्यापारी था, जो अफगानिस्तान की अस्थिरता के बावजूद किसी तरह बहुत अमीर बन गया था। अफगान अधिकारियों को शक हुआ। उसके घर पर छापे में $500 मिलियन से ज्यादा नकद मिले। अजीजी वहां से गायब हो गया और पकड़े जाने से पहले ही संभवतः रूस भाग गया था। अजीजी के छुपे रहने और तालिबान के गुप्त पैसों की व्यवस्था, विशेषकर रत्न व्यापार को समझने के लिए इसकी जांच करनी होगी। अफगानिस्तान में पन्ना, माणिक और लेपिस लाजुली जैसे बहुमूल्य रत्नों का विपुल भंडार है। ये रत्न सिर्फ कीमती नहीं है। तालिबान के लिए धन हस्तांतरण का यह एक प्रमुख तरीका है। पंजशीर प्रांत जैसे इलाकों में हर हफ्ते ताजा खनन किए गए रत्नों की नीलामी होती है, जहां खरीदार हजारों या लाखों डॉलर की बोली लगाते हैं। तालिबान इन बिक्री पर टैक्स लगाता है, यह दावा करते हुए कि यह पैसा अफगानिस्तान की मदद करता है, लेकिन असलियत में रत्नों का व्यापार एक छुपा हुआ वित्तीय नेटवर्क है जिसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। अफगानिस्तान के पास $1 ट्रिलियन के अनुमानित खनिज भंडार के कारण चीन, रूस और ईरान जैसे देशों ने इसमें दिलचस्पी जताई है। बैंकों के विपरीत, जो लेन देन का रिकॉर्ड रखते हैं, रत्नों के सौदों में कोई कागजी सबूत नहीं होता। पैसे को गुप्त रूप से बदला जा सकता है, सीमाओं के पार तस्करी की जा सकती है और नकद, हथियार या प्रभाव में बदला जा सकता है। यही वजह है कि अजीजी बिना पकड़े काम कर सका। उसका रत्न व्यवसाय रूस के इनाम कार्यक्रम के लिए एक आदर्श आवरण का काम करता था। उसने रूसी करोड़ों डॉलर ले जाने हेतु कुरियरों का उपयोग किया और घातक सौदों को सामान्य रत्न व्यापार की तरह छिपाया। अजीजी मध्य एशिया में रूसी एजेंटों के एक विशाल नेटवर्क का एक अंश था। GRU ने उसकी कई नकली पहचानें बनाने में मदद की, जिनमें कुछ का संबंध हत्या और तोड़फोड़ के मिशन में शामिल रूसी जासूसों से था। लेकिन अजीजी अकेले काम नहीं कर रहा था। जांचकर्ताओं को लेफ्टिनेंट जनरल इवान कस्यानेनको भी मिले, जो GRU यूनिट 29,155 के शीर्ष कमांडर थे। यह यूनिट पूरे यूरोप और मध्य पूर्व में गुप्त कार्रवाइयों के लिए कुख्यात है। कसियानेनको की रूस, अफगानिस्तान और पड़ोसी देशों के बीच बार बार यात्रा यह स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि वही इनाम कार्यक्रम के पीछे मास्टरमाइंड था। अगर रूस अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए पैसे दे रहा था, तो इसके पीछे कोई वजह जरूर रही होगी। वे यह सब बिना कारण नहीं कर रहे थे। यह सिर्फ नुकसान पहुंचाने की बात नहीं, बल्कि एक विशाल योजना का अंग था। रूस के स्पष्ट लक्ष्य थे। उन्हें समझने से हमें पता चलेगा कि उन्होंने इतना जोखिम भरा मार्ग क्यों अपनाया। चलिए इसकी गहराई में जाते हैं। रूस के लिए यह गुप्त इनाम कार्यक्रम केवल तालिबान की सहायता से कहीं अधिक था। यह बदला लेने के बारे में था। जैसा वीडियो में दिखाया गया, अफगानिस्तान में रूस की शर्मनाक हार में अमेरिका की अहम भूमिका थी, क्योंकि उसने गुप्त रूप से उन अफगान लड़ाकों को फंड किया जिन्होंने सोवियत संघ को बाहर करने में मदद की। कई लोगों का मानना है कि यह युद्ध सोवियत संघ के कुछ साल बाद टूटने के प्रमुख कारणों में से एक था। व्लादिमीर पुतिन ने कई बार कहा है कि सोवियत संघ का विघटन
पिछली सदी की सबसे बड़ी राजनीतिक त्रासदी थी, इसलिए समझ सकते हैं कि वे अमेरिका से बदला क्यों लेना चाहेंगे। अब दशकों बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। लेकिन इस बार रूस दूसरी तरफ था। अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी ही अंतहीन जंग में फंसा हुआ था और रूस ने बाजी पलटने का मौका देखा। रूस ने चुपचाप तालिबान का समर्थन किया और सैनिकों के बजाय पैसे का इस्तेमाल कर अमेरिका को कमजोर किया, ठीक वैसे ही जैसे कुछ साल पहले अमेरिका ने रूस के साथ किया था। लेकिन बदला ही एकमात्र वजह नहीं थी। रूस के और भी बड़े मकसद थे। वह अमेरिका का प्रभाव कमजोर करना, मध्य एशिया में अपनी स्थिति सुदृढ़ करना और वैश्विक मंच पर अमेरिका को कमजोर दिखाना चाहते थे। अमेरिका को असफलता की ओर धकेल कर वे एक उभरती हुई शक्ति के रूप में उभर सकते थे। अमेरिका द्वारा 2021 में अफगानिस्तान से आधिकारिक वापसी तक रूस ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। इस बीच इनाम कार्यक्रम के कुछ लोग गायब हो गए और यूरोप, भारत आदि जगहों पर नई पहचान के साथ रह रहे हैं। उनके मिशन अभी भी अज्ञात हैं, परंतु एक बात निश्चित है, अफगानिस्तान में रूस का खतरनाक खेल संभवतः जारी है। अगर रूस ने सचमुच अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए पैसे दिए तो इसका कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए था। अमेरिका ने मॉस्को के साथ युद्ध नहीं किया और कोई तत्काल सैन्य कार्रवाई नहीं की। अमेरिका ने इस चौंकाने वाली स्थिति से निपटने के लिए जो रास्ता चुना, उसके पीछे के कारणों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसके पीछे की सच्ची कहानी जानते हैं। अमेरिका के इनाम पर प्रतिक्रिया समझने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों की जटिल दुनिया में प्रवेश करना होगा। आरोपों की सच्चाई स्पष्ट नहीं थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रूस की गतिविधियों को पूरी तरह समझ नहीं पाईं। CIA ने कहा कि इनाम कार्यक्रम पर उनकी जानकारी कम से मध्यम स्तर की विश्वसनीय थी, अर्थात उनके कुछ स्रोत कमजोर थे या वे पूरी तरह साबित नहीं कर पाए कि वास्तव में क्या हो रहा था। मूल रूप से यह निश्चित सबूत नहीं, बस एक संभावित शक था। पेंटागन बिना ठोस सबूतों के कोई बड़ा कदम उठाने में असमर्थ था। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं के नेतृत्वकर्ता जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने सार्वजनिक रूप से कहा, यह मेरी संतुष्टि के स्तर तक साबित नहीं हुआ है। ट्रंप प्रशासन के सामने एक मुश्किल फैसला था। ठोस सबूतों के अभाव में उन्होंने इन इनामों के लिए रूस को सीधे दंडित नहीं किया। उन्होंने सार्वजनिक मौन साधा, भले ही डेमोक्रेट्स ने इसकी निंदा खतरनाक के रूप में की। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के प्रति दोस्ताना संकेत देने जारी रखे, जैसे उन्हें G7 में वापस लाने की कोशिश और जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की तादाद घटाना। वॉशिंगटन ने अधिक दबाव नहीं डाला क्योंकि भू राजनीति विशेषकर रूस के साथ अनिश्चित होती है। अनिश्चितता के साथ कठोर प्रतिक्रिया से तनाव और संभवतः युद्ध भी हो सकता है। और जब दोनों देशों के पास दुनिया के लगभग 90% परमाणु हथियार हैं, तो ऐसा कुछ भी कोई भी देश सच में नहीं चाहता था। संक्षेप में, अमेरिका ने बड़ा जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे पूरी तरह निश्चित नहीं थे। वैश्विक जासूसी की धुंधली दुनिया में अनिश्चितता सब कुछ बदल सकती है। क्या अनिश्चितता चुप्पी को सही ठहराती है या नहीं, यह आज भी बहस का विषय है। फिर भी ठोस सबूत न होने के बावजूद यह साफ है कि रूस पीछे नहीं हट रहा है। अफ्रीका से मध्य पूर्व और यूक्रेन तक रूस अमेरिका को चुनौती देने के लिए छद्म रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहा है। वे एजेंटों, भाड़े के सैनिकों और गुप्त प्रभाव अभियानों के जरिए काम करते हैं। अपनी भागीदारी से इनकार करने के लिए पर्याप्त दूरी बनाते हैं, पर दायरा लगातार बढ़ाते रहते हैं। उनके कार्य ही बिना सीधे कबूलनामे के पूरी कहानी बता देते हैं। रूस अमेरिका को कमजोर करने और वैश्विक प्रभाव हासिल करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक रुख अपना रहा है। अफगानिस्तान सिर्फ एक उदाहरण था जहां रूस ने छाया में युद्ध लड़ने के लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया है, लेकिन यह अकेला तरीका या जगह नहीं है। अफ्रीका में भाड़े के सैनिक भेजने और यूक्रेन में अलगाववादी आंदोलनों को प्रोत्साहित करने जैसी उनकी वैश्विक रणनीतियां कहें। चलिए रूस की पसंदीदा रणनीति पर करीब से नजर डालते हैं, जिसका वह सरकारों को अस्थिर करने, संघर्ष भड़काने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। निजी सैन्य कंपनियों, विशेषकर वैगनर ग्रुप को भाड़े के सैनिक भी कहते हैं। रूस ने दुनिया भर में अपनी ताकत फैलाने का एक चालाक तरीका ढूंढ लिया है, जिसमें वह निजी सैन्य कंपनियों यानी PMCs जैसी गुप्त सेनाओं का इस्तेमाल करता है। ये आम रूसी सैनिक नहीं हैं जिनकी वर्दी पर झंडा लगा हो। इसके बजाय ये पैसे लेकर लड़ने वाले लोग हैं जो छुप कर काम करते हैं, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो रूस किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार कर सके। रूस निजी सेनाओं पर निर्भर करता है क्योंकि आधिकारिक सेना का इस्तेमाल से युद्ध
अंतर्राष्ट्रीय सज्जाएं और रूसी सैनिकों की जान जाने का खतरा हो सकता है। रूस पीएमसीज जैसे वैगनर ग्रुप के साथ लड़ाइयां लड़कर संसाधनों पर कब्जा और कमजोर देशों पर नियंत्रण कर सकता है, बिना शामिल होने की बात स्वीकारे। और ये समूह सिर्फ अपने दम पर काम नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वैगनर का रूस के ताकतवर लोगों से गहरा संबंध है, जैसे येवगेनी प्रिगोजिन, जो व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी हैं और जिन्हें उनके क्रेमलिन से कारोबारी रिश्तों के कारण पुतिन का शेफ भी कहा जाता है, जब तक कि उनकी हत्या 2023 में नहीं हुई थी। गुप्त सैनिक रूसी सरकार से बिना आधिकारिक संबंध के परछाइयों में काम करके मिशन पूरे करते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण सीरिया में देखा जा सकता है। 2018 में सैकड़ों वैगनर लड़ाकों ने डियर एज जोर में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया, लेकिन अमेरिकी सेनाएं तैयार थीं और उन्होंने कड़ी टक्कर दी। अंत तक करीब 300 वैगनर लड़ाके मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। रूस ने शुरू में सब कुछ नकारा, फिर लगातार अपनी कहानी बदलता रहा। वैगनर एक निजी सेना होने के कारण रूस हमले से अपनी संलिप्तता से इनकार कर सकता था, जबकि वास्तव में वह शामिल था। सीरिया के अलावा अन्य स्थानों पर भी वैगनर सक्रिय रहा है। लीबिया में इन लड़ाकों ने खलीफा हफ्तार नामक एक युद्ध सरदार की मदद की, जो राजधानी और तेल क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे। इससे रूस को उत्तर अफ्रीका में बिना सैनिक भेजे अधिक शक्ति मिली। वैगनर ने अफ्रीका के सूडान, मोजहम्बिक और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में कदम रखा है, जो खनिज संसाधनों से समृद्ध हैं, लेकिन संघर्षों से भी ग्रस्त हैं। रूस हथियार और सैन्य मदद के बदले कीमती संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करता है, जिससे उसे पैसा और प्रभाव दोनों मिलते हैं। वेनेजुएला में भी वैगनर 2017 से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सुरक्षा कर रहा है, ताकि वह अमेरिका समर्थित विपक्ष के खिलाफ सत्ता में बना रहे। यह दर्शाता है कि रूस इन गुप्त सैनिकों का प्रयोग उनके समर्थक नेताओं की सुरक्षा हेतु करता है। वैगनर के लिए सीरिया सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने यहां न केवल लड़ाइयां लड़ी, बल्कि तेल, गैस और खनिजों पर भी कब्जा जमाया, जिससे रूस को लाभ मिला। उन्होंने रूसी नियंत्रित शहर बनाए, जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए, लेकिन सैन्य अभियानों से जुड़े रहे। वागनर के क्रूर पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन पर यातना, सार्वजनिक फांसी और हिंसक कब्जे जैसे भयानक अपराधों का आरोप है, जो लोगों को डराकर वश में करने के लिए किए गए। इन कार्रवाइयों ने वागनर को आधुनिक युद्ध में सबसे भयावह समूहों में से एक बना दिया है। फिर भी रूस इसकी उपेक्षा करता है, क्योंकि उन्हें परिणाम मिलते हैं। वागनर को नुकसान और आलोचना का सामना करना पड़ा है, फिर भी यह जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ये गुप्त सेनाएं रूस की पश्चिम को चुनौती देने की योजना में एक अहम हथियार हैं, जिससे वह और अधिक ताकत हासिल कर कमजोर देशों पर नियंत्रण कर सकता है, वो भी अपने हाथ साफ रखते हुए। भाड़े के सैनिक रूस के एकमात्र छुपे हुए हथियार नहीं हैं। हर लड़ाई केवल बंदूक और जूतों से नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयां डिजिटल दुनिया में लड़ी जाती हैं, जहां रूस ने साइबर युद्ध और गलत सूचना फैलाने में महारत हासिल की है। अब आइए जानते हैं कि रूस के साइबर अभियान और गलत सूचना नेटवर्क किस तरह चुपचाप दुनिया भर में चुनावों, संघर्षों और जनमत को प्रभावित कर रहे हैं। रूस का एक गुप्त हथियार है जो टैंक या मिसाइल नहीं, बल्कि कंप्यूटर और फोन पर लड़ा जाता है। रूस दूसरे देशों को बिना कदम रखे ही साइबर हमलों और फर्जी खबरों से परेशान करने में माहिर हो गया है। साइबर हमले अदृश्य हथियार हैं जो बैंकों को बंद कर सकते हैं, बिजली काट सकते हैं या पूरी सरकार को भी भ्रमित कर सकते हैं। ये बम जैसी तबाही नहीं मचाते, पर अलग तरीकों से वैसा ही नुकसान कर सकते हैं। 2022 में यूक्रेन में रूसी सैनिकों ने हमला किया और साथ ही रूसी हैकरों ने महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और संचार प्रणालियों को ठप कर दिया। उनका मकसद लोगों को भ्रमित और डरा देना था, ताकि असली हमला शुरू होने पर यूक्रेन कमजोर हो जाए। और ये एक बार की बात नहीं थी। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस यूक्रेन की साइबर संरचना को नष्ट करने के लिए अक्सर बड़े पैमाने पर साइबर हमले करता है। साइबर हमले हमेशा युद्ध के लिए नहीं, कभी कभी रूस इन्हें चेतावनी के रूप में इस्तेमाल करता है। 2022 में फिनलैंड ने यूक्रेन के नेता जेलेंस्की को अपनी संसद में भाषण देने हेतु आमंत्रित किया। इसके तुरंत बाद रूस ने फिनलैंड की सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर लिया, जैसे कि एक खामोश धमकी हो फिनलैंड को यह बताने के लिए कि वह इस संघर्ष से दूर रहे। लेकिन साइबर हमले तो बस आधी कहानी है। दूसरी तरफ है फर्जी खबरें और ऑनलाइन झूठ। रूस गलत जानकारी का इस्तेमाल करता है, जिसे झूठ फैलाने का नया तरीका कहा जाता है, ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। हथियारों के बजाय वे लोगों की सोच और विश्वास पर हमला करते हैं। वे ऐसा इंटरनेट पर झूठी कहानियां फैलाकर करते हैं, जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि असली क्या है। इस तकनीक को फायर होज ऑफ फॉल्सहुड कहा जाता है, क्योंकि यह झूठ के साथ सब कुछ भिगो देती है,
जैसे पानी की धार से। बस फर्क इतना है कि यहाँ पानी की जगह झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा है। यहाँ एक हैरान करने वाला उदाहरण है। एक फेसबुक पोस्ट में एक शानदार शहर के साथ बंदरगाह में यॉट्स दिखाकर दावा किया गया कि यह रूस की राजधानी मॉस्को है। असलियत में वह तस्वीर रूस की नहीं बल्कि हजारों मील दूर दुबई की थी। ये चालें रूस को वास्तविकता से अधिक धनी और शक्तिशाली दिखाती हैं। और कभी कभी यह और भी चालाकी से किया जाता है। रूस सिर्फ झूठी खबरें नहीं फैलाता, बल्कि वह लोगों की पहले से बनी धारणाओं का फायदा उठाता है। अनेक अफ्रीकी देशों को पश्चिमी सरकारों पर पूर्व संघर्षों के चलते विश्वास नहीं है। रूस इसका लाभ उठाकर स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों को धन देता है ताकि वे रूस के पक्ष में सामग्री पोस्ट करें, जिससे धीरे धीरे लोग अमेरिका और यूरोप के विरोधी बन जाते हैं। माली और बुर्किना फासो में रूसी समाचार साइटें रूस को नायक और पश्चिमी देशों को बुरा चित्रित करती हैं। यह लोगों की सोच को धीरे धीरे बदलता है, जिससे वे मानने लगते हैं कि रूस ही बेहतर मित्र है। रूस टिकटॉक और टेलीग्राम के माध्यम से लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व में झूठी खबरें फैलाता है, जहां उसका प्रभाव अभी भी मौजूद है। यह रूस की बड़ी योजना का हिस्सा है। सिर्फ यूं ही नहीं, रूस देशों को झूठ फैलाकर और हैकिंग द्वारा अंदर से कमजोर कर सकता है। नेताओं पर जनता का भरोसा न होने से सरकारें अस्थिर होती हैं, जिससे रूस को अपनी मर्जी चलाना आसान हो जाता है। परंतु मुख्य बात यह है, डिजिटल युद्ध निरंतर परिवर्तनशील है। रूस केवल कंप्यूटर ही नहीं बल्कि लोगों की सोच को भी हैक कर रहा है। ये किसी असली जंग जितना ही खतरनाक है, पर रूस केवल साइबर स्पेस से ही हमला नहीं करता। कई मौकों पर वे अपनी कुख्यात प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों से कहीं ज्यादा सीधे तरीके से जमीन पर अस्थिरता फैलाते हैं। वे अलगाववादी समूहों को हथियार और फंड देकर संघर्ष भड़काते हैं और फिर उस अराजकता को हस्तक्षेप का बहाना बनाते हैं। यूक्रेन युद्ध एक निकटवर्ती उदाहरण है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में युद्ध के दोनों पक्षों के लिए बड़े परिणाम दिए हैं। परंतु यह एक परिपक्व रणनीति है जिसका रूस ने कई बार प्रयोग किया है। आइए हम करीब से देखें कि उन्होंने इस रणनीति का इस्तेमाल कैसे सीमाओं को बदलने और शक्ति प्राप्त करने के लिए किया है। 2014 में रूस समर्थक यूक्रेनी राष्ट्रपति के बर्खास्त होने के बाद रूस ने यूक्रेन से अलग होने वाले समूहों की मदद के लिए हस्तक्षेप किया। डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र, जिन्हें डोनबास कहा जाता है, एक हिंसक संघर्ष का केंद्र बन गए। डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक DPR और LPR नामक अलगाववादी क्षेत्र दर्शाते हैं कि रूस किस प्रकार अन्य देशों को आंतरिक रूप से कमजोर करता है। रूस ने उनका न सिर्फ समर्थन किया बल्कि पैसे, हथियार और लड़ाके भी भेजे। एक लीक दस्तावेज से पता चला है कि रूस ने केवल 3 वर्षों में इन क्षेत्रों में $12 अरब से अधिक खर्च करने का लक्ष्य रखा था। इस पैसे का ज्यादातर हिस्सा वेतन और पेंशन बढ़ाने में गया, जिससे वहां की जिंदगी यूक्रेन से ज्यादा रूस जैसी महसूस होने लगी। योजना स्पष्ट थी, इन क्षेत्रों को रूस के करीब लाना ताकि भविष्य में उनका यूक्रेन के साथ पुनर्मिलन लगभग असंभव हो जाए। लेकिन रूस ने न सिर्फ पैसे बल्कि सैनिक और हथियार भी भेजे। कई लड़ाके पूर्वी यूक्रेन से और बहुत से सीधे रूस से आए थे। रूस स्थानीय और विदेशों जैसे ब्राजील से सैनिक, स्वयंसेवक और युद्ध के अनुभवी योद्धा वहां एकत्रित हुए थे। मास्को समर्थक नेता रामजान कादिरोव द्वारा भेजी गई चेचन सेनाओं ने भी इस युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूक्रेन अकेला देश नहीं है जहां रूस ने ऐसा किया है। 2008 में रूस ने जॉर्जिया के दक्षिण ओसेटिया और अबखाजिया में अलगाववादियों का समर्थन किया था। सालों तक उनका समर्थन करने के बाद रूस ने हमला कर दिया, ये दावा करते हुए कि उन्हें इन क्षेत्रों की रक्षा करनी है। आज भी ये इलाके रूसी नियंत्रण में हैं। मोल्दोवा में रूस लंबे समय से ट्रांसनिस्ट्रिया नामक अलगाववादी क्षेत्र का समर्थन कर रहा है। रूसी सैनिक अभी भी वहां हैं और मॉस्को उन्हें वित्तीय और संसाधन सहायता देता है। इससे मोल्दोवा कमजोर रहता है और यूरोप या नाटो के करीब नहीं जा पाता। रूस अपने पड़ोसी देशों को कमजोर और विभाजित रखता है ताकि वे उसके प्रभाव का विरोध न कर सकें। यूक्रेन, जॉर्जिया और मोल्दोवा के लिए अलगाववादी क्षेत्रों से निरंतर संघर्ष के कारण नाटो या यूरोपीय संघ में शामिल होना कठिन होगा। रूस आधिकारिक कब्जा न करके दिखावा करता है कि वह शामिल नहीं है, जिससे उसे अन्य देशों की सजा से बचाव मिलता है। रूस न केवल पूर्वी यूरोप बल्कि पश्चिम में भी अलगाववादी आंदोलनों को भड़काता है। मॉस्को ने स्कॉटलैंड, कैटालोनिया, टेक्सास और कैलिफोर्निया जैसे समूहों के साथ कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में फूट डाली जा सके।
रूस का अलगाववादी आंदोलनों का समर्थन एक रणनीति है, अपने विरोधियों को व्यस्त रखने, प्रभाव फैलाने और दोष से बचने का एक तरीका। ये एक लंबा खेल है जिसे मॉस्को बखूबी खेलता है। अमेरिका बरसों से रूस पर नजर रखते हुए उसका मुकाबला कर रहा है। मॉस्को प्रॉक्सी युद्धों और गलत सूचना का लंबा खेल खेलता है। वहीं वॉशिंगटन के पास भी सूक्ष्म और प्रत्यक्ष रणनीतियां हैं ताकि वह पलटवार कर सके। आइए जानते हैं कि अमेरिका ने रूस के गुप्त प्रभाव का कैसे जवाब दिया है। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। नाटो ने रूस की निंदा करते हुए यूक्रेन की सहायता हेतु हथियार, धन और खुफिया सूचनाएं प्रदान करना आरंभ किया। उन्नत हथियारों और प्रशिक्षण से यूक्रेन को रूसी सेना का मुकाबला करने का अवसर मिला, परंतु यह अमेरिका के लिए एकमात्र प्रतिक्रिया का तरीका नहीं था। पर्दे के पीछे अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अपने सबसे मजबूत हथियारों में से एक, प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया। पश्चिमी देशों ने रूस की $500 अरब से अधिक संपत्ति फ्रीज की और 16,000 व्यवसायों, बैंकों व नेताओं पर प्रतिबंध लगाया। ये नियम रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए बनाए गए थे ताकि युद्ध का खर्च उठाना या अन्य देशों में हस्तक्षेप करना उनके लिए मुश्किल हो जाए। रूस ने प्रतिबंधों से बचने के लिए गुप्त व्यापार मार्ग बनाए और मित्र देशों से समझौते किए। चीन रूस का सबसे बड़ा साझेदार बन गया, जिससे रूस महत्वपूर्ण वस्तुओं का व्यापार जारी रख सका। 2023 तक रूस और चीन के बीच व्यापार 70% बढ़कर रिकॉर्ड 225 अरब तक पहुंच गया था। चीन ने रूस को हथियारों के लिए जरूरी तकनीक और पुर्जे भी भेजे, जिससे रूस पाबंदियों के बावजूद लड़ाई जारी रख सका। अमेरिका जानता था कि उसे रूस की गुप्त तेल बिक्री को रोकना होगा, जो युद्ध को फंड कर रही थी। अमेरिकी जासूसों ने इस पर नजर रखी। अमेरिका ने चीन समेत अन्य देशों को चेतावनी दी कि वे रूस को प्रतिबंधों से बचाने में सहायता न करें। फिर भी रूस ने हार नहीं मानी। रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को युद्ध मशीन में बदल दिया। रोजमर्रा की चीजें बनाने वाली फैक्ट्रियां अब टैंक, मिसाइल और हथियार बनाने लगीं। रूस में कुछ लोगों ने युद्ध से भारी मुनाफा कमाया, जिससे उन्हें शांति की कोशिश करने का कोई कारण नहीं रहा। अमेरिका को एहसास हुआ कि यह लड़ाई जल्द खत्म नहीं होगी। अमेरिका ने रूस के विस्तार को रोकने के लिए सैन्य बजट बढ़ाया, गठबंधनों को सुदृढ़ किया और पूर्वी यूरोप में अधिक सैनिक तैनात किए। अमेरिका को पता था कि यदि वह जल्दी पीछे हटा तो रूस और अधिक शक्ति के साथ वापस आ सकता है।